हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान की बातें। विज्ञान की बातें में पाठ 1 में है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये चैप्टर हम पहले जो कक्षा हुआ था उसमें हम पढ़ चुके थे, लेकिन इसका कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि पौधों में पोषण किस तरह से होता है, उसमें पोषक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, और उस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके बारे में जाना हमने। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, रंध्र के बारे में हमने जाना, और शैवाल के बारे में भी हमने पढ़ा। स्वपोषण, विषम पोषण, परपोषी के बारे में हमने जाना। विषम पोषी के बारे में हमने पढ़ा। मृतजीवी पोषण के बारे में, परजीवी के बारे में, फफूंदी क्या होता है उसके बारे में जाना। जो परजीवी का पोषण होता है उसके बारे में भी हमने जाना। ब्रेड का उदाहरण देके देखा, फफूंदी के बारे में जाना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज उससे आगे जो बाकी रह गया था उसे हम पूरा करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना हो तो दोनों वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस। तो ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। ऐसे तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों के द्वारा मिट्टी से जड़, खनिज लवण इकट्ठा करते हैं, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वातावरण में उपस्थित जो कीड़े होते हैं उसको भी खा लेते हैं। तो घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है, और इसका जो भोजन है वो किससे प्राप्त होता है? कीड़ों को खाकर। तो ऐसे पौधे कीट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए, घटपर्णी या फीचर का पौधा में घड़े एवं ढक्कन जैसे आकृति है। तो ये देखिए, ये चित्र में दिख रहा है ना, ये है घटपर्णी का पौधा। तो इस तरह का आकृति है, इस तरह का आकृति है, और ऊपर इधर थोड़ा सा दिख रहा है, ये ढक्कन जैसा इस तरह का आकृति है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होलो जैसा है, यहाँ पे खाली जगह है। इस जगह में यहाँ से कीड़े जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो अपना ढक्कन बंद कर देता है। तो ऐसे पौधे जो कीड़ों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कीट भक्षी पौधा या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो घटपर्णी या कलश पौधा, इसे कलश का पौधा भी कहते हैं या फिर फीचर प्लांट भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? इसी तरह के होते हैं। बीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा तथा ब्लैडवर्ट आदि कीट भक्षी पौधे हैं। तो इस तरह के ये कुछ कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है जो कीड़ों को खाते हैं। कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है, और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, पर वे कीड़ों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। तो आपको लगता होगा कि ये कीड़ों को खाते हैं तो शायद इनका यही भोजन हो जाता होगा, इनको प्रकाश संश्लेषण नहीं करना होता होगा और भोजन बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसे पौधों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है और भोजन तैयार करते हैं। लेकिन कीड़ों को वे सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ही खाते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं। तो ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये ज्यादातर ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं? कीड़ों से अपना नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सहजीवी पोषण क्या है? तो क्या आपने दो जीवों के सहसंबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं?
तो यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग प्रजाति के जीव हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि एक दूसरे को मदद कर सके। तो ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद के करते हुए साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को भोजन प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे जीवों को कहते हैं सहजीवी, और इनके जो बीच जो संबंध होता है उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। तथा ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं जैसे लाइकेन और स्वपोषी शैवाल एल्गी और मृतजीवी कवक फंगी। तो मृतजीवी कवक फंगी, लाइकेन या फिर शैवाल, ये क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लाइकेन है। ये जो चित्र में दिख रहा है इस तरह का आकृति आप देखे ही होंगे, किसी लकड़ी के ऊपर या फिर मिट्टी के ऊपर इस तरह का आकृति आप देखे होंगे। तो लाइकेन क्या होता है, साधारणतः वृक्ष के तनों पर या पुरानी नमीयुक्त दीवारों में उगते हैं। तो इस तरह का आकृति आप देखे होंगे, सफेद जैसा, ये जैसे लग रहा मशरूम जैसा, कितना सुंदर सा डिजाइन है, चारों तरफ से इस तरह मुड़ा मुड़ा पत्ता। तो ऐसी आकृति आप पेड़ों के ऊपर देख सकते हैं, या फिर जो पुरानी दीवार है जिसमें नमी बनी रहती है, भींगा रहता है, तो वैसे दीवारों में भी लाइकेन उग जाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और जहाँ पे पानी गिरता रहता है, भींगा रहता है जैसा जगह, उसमें क्या होता है, एक हरे रंग का लेयर बैठ जाता है, तो उसे शैवाल कहते हैं। और इस शैवाल में क्लोरोफिल भी उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल भी रहता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक क्या है, जो आप मशरूम खाते हैं वो क्या है, एक तरह का कवक है। और ये कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो जो कवक होता है वो शैवाल को रहने के लिए क्या देते हैं, स्थान देते हैं, जल देते हैं, पोषण का उपलब्ध कराते हैं, और बदले में शैवाल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कवक को देता है। तो जगह कौन देता है रहने का, कवक देता है, और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन बनता है वो कवक को देता है। तो एक दूसरे पर निर्भर है दोनों। तो इस तरह दोनों शैवाल और कवक क्या है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का मदद करते हैं। जैसे आप दोस्त एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो इसी तरह से शैवाल और कवक भी आपस में दोस्त हैं। अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गया कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। अब कुछ जीवाणु जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। तो कुछ वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कुछ जीवाणु अपने में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं, और ये क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को अपने में सोखकर अपने में घोल लेते हैं, और इसे ऐसे ही जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या करता है, अपने अंदर नाइट्रोजन को सोख लेता है। तो ये चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ जड़ है और जड़ में मोटी मोटी गांठ बन गई है, इस तरह का गांठ बन गया है ना, सफेद सफेद दिख रहा है ना। तो इस तरह के ये जो गांठ है और ये जड़ है, ये किसका जड़ है पता है, ये दलहन के जड़ों की गांठ है। दलहन मतलब दाल, जैसे मूंग, मसूर, ये सब क्या है, चना, ये सब दाल है। तो ये दालों की जड़ में इस तरह का छोटा छोटा गांठ हो जाता है, और ये दलहन के पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, मतलब जिससे भी हम दाल बनाते हैं, तो अरहर हो, मूंग हो, सेम हो, तो इसकी जड़ों की गांठों में रहते हैं। कौन रहते हैं, राइजोबियम जीवाणु, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति, वो जड़, उसके जो जड़ में जो गांठ बन जाते हैं वहां राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, और वो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है अपने में सोख लेते हैं, और वो नाइट्रोजन पौधे को मिल जाता है, और इसके बदले फलीदार वृक्ष राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं।
तो राइजोबियम क्या करता है जीवाणु, वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोख कर दलहन पौधे को दे देता है, और जो दलहन पौधा होता है अपना भोजन बनाने के बाद यो भोजन किसको देता है, राइजोबियम को देता है, और साथ ही राइजोबियम को घर भी देता है, आवास देता है, रहने का जगह देता है। इस प्रकार दोनों जीवों को फलीदार पौधे तथा राइजोबियम दोनों क्या हो गए, सहजीवी हो गए, एक दूसरे के दोस्त हो गए, एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचाते हैं, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए दोनों एक साथ रहते हैं। तो हम लोग को नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है, दाल में। दलहन जो पौधा होता है उसमें राइजोबियम खींच लेता है नाइट्रोजन, फिर वो पौधे को देता है, फिर दाल में नाइट्रोजन आ जाता है, फिर वो नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं। है ना ये सहजीवी संबंध। तो ये सहजीवी संबंध हुआ ना राइजोबियम का और फलीदार पौधे का, दलहन पौधे का। तो इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व है। तो ये संबंध तो ये दोनों का है, लेकिन इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है। उन्हें मिट्टी में दालों की फसल के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राइजोबियम तो नाइट्रोजन खींच लेता है। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त हो जाता है, और अगली फसल के लिए भी नाइट्रोजन मिट्टी में बच जाता है। तो प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। तो रासायनिक उर्वरक डाल के भी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति किया जाता है। उसके लिए क्या डालना पड़ता है, रासायनिक उर्वरक डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है मिट्टी में। तो इससे पौधे का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों में पुनः मिल जाता है, क्योंकि पौधों को ये सारे चीज चाहिए तभी वो बढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। तो मैक्सिमम पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे पौधे से भोजन सोख लेते हैं। और कुछ क्या होते हैं, पौधे मृतजीवी होते हैं, मृत जो जीव होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और सभी जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी। कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे शाकाहारी जो जंतु होते हैं वे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य भी क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ हम लोग तो अपना भोजन किचन में खुद से बनाते हैं, मेरी माँ खुद से बनाती है। लेकिन हमको भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है। तो मनुष्य भी क्या हो गया, परपोषी हो गया, है ना। तो हमने सीखा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन आवश्यक है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ऑक्सीजन मुक्त होता है, और वो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि पौधे नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रह सकते। तो इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, और ये मृत जीवी हैं। तो कवक मतलब जो मशरूम होते हैं या फिर फफूंदी होते हैं, ये क्या होते हैं, मृतपोषी होते हैं, मृत जीवी होते हैं। ये मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः वे क्या हैं, विषमपोषी हैं। और हम भी विषमपोषी हैं क्योंकि हम दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। जो अमरबेल है जो नूडल्स के जैसा दिखता है और दूसरे पेड़ के ऊपर रहता है और वो उस पेड़ से भोजन सोख लेता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। अब घटपर्णी के बारे में हमने पढ़ा ना, इस तरह का पौधा होता है, इसमें ढक्कन होता है। वो क्या करता है, कीड़ों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है और कीड़ों से क्या प्राप्त करता है, नाइट्रोजन।
वो कीड़ों को खाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें वे अपना आवास एवं पोषण तत्व साझा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी। जैसे कवक और शैवाल क्या है? एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सहायता करते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। और राइजोबियम जीवाणु और दलहन का पौधा, और लाइकेन वो पेड़ों से सोख लेता है, पेड़ों में रहता है, पेड़ों को भी मदद करता है और वो भी मदद लेता है। तो ये क्या हो गया? सहजीवी। तो ये जितने पॉइंट हैं ये सारांश है, पूरे पाठ का सारांश है, इसे आप नोट करके याद कर लेंगे। ठीक है। अब है राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदलता रहता है तथा दलहन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में आपूर्ति करता है। दलहन पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है राइजोबियम। तो ये पूरा चैप्टर आप समझ गए। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर का दोनों वीडियो देख लेंगे, तब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।